आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा चर्चा करेंगे लिंग, वचन और कारक से संबंधित। जैसे इससे पहले भी बता चुका है कि इस तरह की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, व्याकरण के अंतर्गत जो भी परिभाषाएं दिए जाते हैं, तो परिभाषाओं को समझते हुए और उससे संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को ध्यान देते हुए और अनुप्रयुक्त के रूप में, जैसे आज अप्लाइड कहते हैं हम लोग, तो अप्लाइड के रूप में अगर अध्ययन करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इस विषय के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक, इस प्रकार जितने भी हमको निर्धारित पाठ्यक्रम में दिया गया है, इनको व्याकरण की दृष्टि से व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। कई बार हम लोग कई व्याकरण के किताबों में जानते हैं कि लिंग क्या है, वचन क्या है और कारक क्या है। परिभाषाओं के बारे में तो परीक्षार्थियों को जानकारी होंगे, लेकिन इससे अलग थोड़ा अनुप्रयुक्त के रूप में, जैसा अभी बताया था कि इनको व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको विषय के रूप में ये 3 शब्द दिए हैं, तो इनको व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लिंग क्या है। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये सामान्य जानकारी है आप लोगों के लिए। कुछ शब्दों में लिंग सूचक चिन्ह रहते हैं और कुछ में नहीं रहते हैं। जैसे लिंग सूचक शब्द से तात्पर्य है पुल्लिंग के लिए आकारांत, स्त्रीलिंग के लिए ईकारांत। इस प्रकार हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलग अलग रूप में अध्ययन करते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को। लिंग सूचक शब्द से तात्पर्य है आकारांत और ईकारांत, और आकारांत चिन्ह संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। परीक्षार्थी ध्यान दें, जैसे आकारांत चिन्ह संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं और ईकारांत से संबंधित जो भी संज्ञाएं हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। हम सामान्य जानकारी है, जिस संज्ञा शब्द के अंत में आकारांत है तो पुल्लिंग समझते हैं हम लोग, और जिस शब्द के अंत में ईकारांत है उस संज्ञा शब्द को हम स्त्रीलिंग समझते हैं। जिनमें लिंग सूचक चिन्ह नहीं होते उनके बारे में कठिनाई होती है। जैसे हिंदी भाषी के लिए उतना कठिनाई नहीं है लिंग पहचानने में। जैसे हमारे जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी हिंदी बोलने वाले हैं, उनके लिए लिंग पहचानने के लिए जो चिन्ह नहीं है जिन शब्दों पर, तो वहाँ कठिनाई महसूस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हिंदी में संज्ञा शब्दों का लिंग की दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे जब लिंग की बात करते हैं हम लोग, संज्ञा शब्दों में जो लिंग की दृष्टि से कई वर्गों में, कई रूपों में विभाजन कर सकते हैं। हिंदी में हर संज्ञा का कोई न कोई लिंग अवश्य होता है। जैसे संज्ञा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, संज्ञा की परिभाषा, उसमें प्रकार, प्रत्येक प्रकार के उदाहरण से संबंधित शब्द, मतलब जितने भी हिंदी भाषा में प्रयुक्त संज्ञा शब्द हैं, इन संज्ञा शब्दों की कोई न कोई लिंग अवश्य होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। इस वाक्य को बहुत गहर रूप में अध्ययन करने का होगा। उसके बाद लिंग के अंतर्गत पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग चिह्नयुक्त पुल्लिंग संज्ञाएं। इस प्रकार हम परिभाषा देखें, उसके बाद पुल्लिंग चिह्न से युक्त जो पुल्लिंग शब्द कहते हैं, मतलब पुल्लिंग संज्ञाएं जो हम कहते हैं, उनका उदाहरण देखेंगे इधर। जैसे घोड़ा हम सभी लोग जानते ही हैं, राजा, उसके बाद लड़का, बकरा, कपड़ा आदि। इस प्रकार आकारांत संज्ञा शब्द जो भी हैं वह पुल्लिंग हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया। यह सामान्य जानकारी है परीक्षार्थियों के लिए। जैसे कोई भी हमारे 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, अभी वर्तमान काल में हम सीसी तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, इन
गद्य पाठों से संबंधित या पद्य पाठों से, कविता पाठों से संबंधित जो भी नए शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर प्रश्न बनाकर ये इसका लिंग क्या है, या कोई वाक्य देते हैं अनुप्रयुक्त के रूप में, उस पाठ से संबंधित वाक्य देने के बाद कोई एक शब्द के नीचे रेखांकित करके इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, इस प्रकार पूछने का संभावना है। क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं अध्यापकों से संबंधित, उन परीक्षाओं में देखने के लिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तकों में पाठ से संबंधित एक वाक्य को लेकर उस वाक्य में एक शब्द को रेखांकित करके प्रश्न पूछा जा रहा है व्याकरण के अंतर्गत। परीक्षार्थी उस पर ध्यान दें। जब आप कंटेंट पढ़ते हैं तो उस समय प्रत्येक पाठ में व्याकरण को दृष्टि में रखते हुए, मतलब विषय को छोड़कर व्याकरण को दृष्टि में रखते हुए इस वाक्य में व्याकरण से संबंधित कितने शब्द हैं, व्याकरण से संबंधित क्या है, विकारी है या अविकारी शब्द हैं, इस प्रकार आप अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे, बहुत आसान होगा। उसके बाद स्त्रीलिंग चिन्ह युक्त पुल्लिंग संज्ञाएँ, जैसे स्त्रीलिंग चिन्ह होता है, जैसे ई का अंत होता है लेकिन वो पुल्लिंग कहलाते हैं शब्द। ऐसे शब्द हैं तेली, धोबी, मोती, दही, पानी, हाथी, माली आदि। इस प्रकार जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को हम स्त्रीलिंग से संबंधित ईकारांत होने पर भी पुल्लिंग कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द जैसे अगर आप प्रयोग करेंगे तो हाथी बड़ा है, माली, इस प्रकार जो भी हम विशेषण शब्द प्रयोग करेंगे या कोई दूसरे शब्द प्रयोग करेंगे, उन शब्दों का लिंग जो है पुल्लिंग होगा। उसके बाद लिंग चिन्ह रहित पुल्लिंग संज्ञाएँ, जैसे हम कह रहे हैं कि लिंग से संबंधित चिन्ह युक्त संज्ञा शब्दों को हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। तो इस तरह पुल्लिंग के लिए आकारांत कह रहे हैं और स्त्रीलिंग के लिए ईकारांत वाले संज्ञा शब्दों को कह रहे हैं। तो यहाँ लिंग चिन्ह रहित मतलब उन शब्दों को किसी प्रकार का लिंग चिन्ह नहीं होता है, उन संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपके सामने प्रस्तुत है, उदाहरण के तौर पर मकान, मकान में किसी तरह का ये चिन्ह नहीं है। उस तरह घर में और साधु शब्द में, दिन शब्द, इस प्रकार जितने भी शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, इन शब्दों में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। इन चिन्हों को हम पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग चिन्ह युक्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, जैसे स्त्रीलिंग चिन्ह क्या है, ईकारांत। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों की सूची आपके सामने प्रस्तुत हैं। उदाहरण के लिए जैसे लड़की, घोड़ी, रानी, बकरी, चड़ी, इस प्रकार जो भी शब्द हैं ये सामान्य जानकारी है प्रत्येक हिंदी बोलने वालों के लिए। मतलब सभी लोग जानते ही हैं, जो ईकारांत से अंत संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्दों में इतना कठिनाई महसूस नहीं करते हैं हम लोग। पुल्लिंग चिन्ह युक्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, इस प्रकार के जितने भी संज्ञा शब्द हैं, इन शब्दों को पहचानने में, मतलब लिंग पहचानने में हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत कठिनाई महसूस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं, पुल्लिंग चिन्ह होता है लेकिन वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं इस प्रकार के संज्ञा शब्दों को। जैसे लता है, आकारांत है लेकिन हमको लगता है ये पुल्लिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग संज्ञाएँ हैं। उसके साथ साथ माला है, माला शब्द में भी आकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके साथ साथ उषा है, उषा में भी आकारांत शब्द हैं। और संध्या, घटा, माता, काला, इस प्रकार आकारांत होने पर भी ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उसके बाद लिंग चिन्ह रहित स्त्रीलिंग संज्ञाएँ, जैसे लिंग चिन्ह नहीं होते हैं बल्कि इस तरह के संज्ञा शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। परीक्षार्थी या अभ्यर्थी ध्यान दें, यहाँ मतलब ऊपर जो दिया गया है
उसको समझना होगा कि लिंग चिन्ह रहित, मतलब चिन्ह बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इस तरह के संज्ञा शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पेंसिल, अगर आप पेंसिल शब्द को लेंगे तो किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। उसके साथ साथ बात, रात, मेज, बहू, बहन आदि इस प्रकार के शब्द जो हैं चिन्ह रहित, मतलब लिंग से संबंधित चिन्ह रहित ना होने पर भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे परीक्षा के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार के कई शब्द आपके 6वीं से लेकर 10वीं तक हमारे निर्धारित जो पाठ्यपुस्तक हैं वर्तमान काल में प्रयोग कर रहे हैं, उनमें कई प्रकार के नए शब्द पाए जाते हैं। इस प्रकार के शब्द जो हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, बिना लिंग चिन्ह रहित वाले। उसके बाद लिंग के अंतर्गत थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में चेतनवाचक कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पुरुषत्व या स्त्रीत्व की अपेक्षा किए बिना इनका भिन्न भिन्न लिंगों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मक्खी, जैसे मक्खी शब्द जो है इसको हम चेतनवाचक शब्द कहते हैं। आप अगर प्रश्न के रूप में या प्रतियोगिता परीक्षा के तौर पर समझना है तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि चेतनवाचक शब्द है, इस प्रकार प्रश्न बनेगा। नीचे 4 विकल्प होंगे, उसमें 3 गलत विकल्प होते हैं, एक मक्खी सही विकल्प होगा, लेकिन आप मक्खी विकल्प को चयन करना होगा। इस प्रकार चेतनवाचक कुछ शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने मक्खी शब्द का प्रयोग किए हैं, तो ये जो है पुरुषत्व या स्त्रीत्व की अपेक्षा किए बिना इनका भिन्न भिन्न लिंगों में प्रयोग किया जाता है। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुरुषत्व को नहीं देखते हैं, इसकी अपेक्षा भिन्न भिन्न इनका कई लिंगों में प्रयोग किया जाता है, चाहे उस संदर्भ के अनुसार। मक्खी चेतनवाचक शब्द है, इसे सर्वदा स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है, चाहे वह नरमक्खी हो। जैसे अभी बता रहे थे कि मक्खी का जो भी लिंग पहचानने का है तो वो नरमक्खी हो उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन मादा मक्खी के रूप में ही उसको लेना पड़ता है चेतनवाचक शब्द जैसे मक्खी जैसे शब्दों के विषय में। हमेशा मक्खी जो है स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है और स्त्रीलिंग के रूप में ही हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं मक्खी शब्द को। इसी प्रकार कीड़ा और एक शब्द है, सर्वदा ये कीड़ा शब्द जो है पुल्लिंग में ही रखा जाता है। इसका मतलब प्रयोग करते हैं हम लोग, चाहे वह कीड़ा मादा हो। कीड़ा अगर मादा होने पर भी, मतलब फेमिनाइन होने पर भी, उसको हम हमेशा पुल्लिंग में ही रखते हैं, पुल्लिंग के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, पुल्लिंग से जब हम स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है इस शब्द को स्त्रीलिंग में बनाइए। इस प्रकार के जितने भी हम शब्द बनाना चाहते हैं तो कुछ प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं इसके संदर्भ में। जैसे प्रत्ययों के बारे में हम उदाहरण के तौर पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो थोड़ा समझने के लिए आसान होगा, इसलिए ज़्यादा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश जारी है। तो यहाँ उदाहरण है घोड़ा, घोड़ा प्लस ई, इसको घोड़ी कहते हैं। मतलब प्रत्यय के रूप में ई जोड़ने के कारण यह घोड़ी हो गई है, तो यह स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए लड़की, बच्ची आदि जैसे शब्द जो हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय हैं। उसके साथ साथ देखिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं। इसके अंतर्गत मोर, मोर के साथ अगर हम नी प्रत्यय जोड़ने से मोरनी, ये सामान्य जानकारी है प्रत्येक हिंदी बोलने वालों के लिए। इसी प्रकार शेरनी, हथनी आदि शब्द, इससे पहले हम चर्चा किए ई प्रत्यय जोड़कर, अभी हम चर्चा कर रहे हैं नी, मतलब दीर्घ ई की मात्रा जोड़ करना के साथ उसको एक नए शब्द बनाकर हम उसको स्त्रीलिंग बनाएं। यह स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। शेरनी, हथनी भी इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद
तेली जो शब्द है उसको इन प्रत्यय जोड़कर उसको तेलिन करते हैं, यह स्त्रीलिंग रूप है पुल्लिंग से। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देखिएगा। मालिन, माली के साथ इन जोड़कर मालिन किए हैं। उसके बाद ग्वालिन आदि भी। इसके साथ साथ और कुछ शब्द हैं आपके सामने। पंडित है, जैसे हम लोग अक्सर हिंदी जब पढ़ते हैं तो यहाँ आइन प्रत्यय के साथ पंडिताइन बनाकर उसको स्त्रीलिंग करते हैं। तो इस प्रकार आइन से कई शब्द बनाते हैं, जैसे ठाकुराइन, चौधराइन, तमाम सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। तो समझने के लिए बस कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइन से संबंधित जानकारी है सब लोगों को। तो भाववाचक प्रत्यय जुड़कर उनसे बनने वाले शब्द जिससे लिंग ज्ञान कर सकते हैं, जैसे विशेषण से संज्ञा शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए ता, ता जोड़कर हम कुछ संज्ञा शब्द बनाते हैं विशेषण से संज्ञा में। ध्यान दीजिएगा, जैसे स्वतंत्रता, चतुरता, दरिद्रता, स्वाभाविकता, आवश्यकता, दासता, चंचलता, सुंदरता, ये सब स्त्रीलिंग हैं। मूल शब्द तो दूसरा ही होगा, लेकिन विशेषण होने के कारण ये जो ता जोड़कर उन संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये स्वतंत्रता शब्द क्या है, इस प्रकार प्रश्न बनाते हैं तो नीचे विकल्प होते हैं। स्त्रीलिंग सही विकल्प होगा, बाकी जो 3 हैं वह अन्य विकल्प होंगे, मतलब गलत विकल्प होंगे। विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने में या से बने शब्द, जैसे कुछ शब्दों को या जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं, जैसे स्वातंत्र्य, चातुर्य, दारिद्र्य आदि शब्द। तो ये सब जो हैं पुल्लिंग हैं। इससे पहले जो हम देखें पर्दे पर देखिएगा, ता प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाएं। यहाँ जो हैं या प्रत्यय जोड़कर स्वातंत्र्य, चातुर्य, दारिद्र्य इस प्रकार शब्द पुल्लिंग बनाएं। तो यह अंतर है दोनों में समझने के लिए। उसके बाद पन जोड़कर कुछ पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, तो उसके लिए उदाहरण है अपनापन। अपना मूल शब्द है, उसके साथ पन जोड़कर हम पुल्लिंग शब्द बनाते हैं, जैसे पराया, परायापन, खट्टा, खट्टापन। इस प्रकार छुटपन आदि जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं, जो पन प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग बनाते हैं। उसके बाद पुल्लिंग के अंतर्गत हम पा जोड़ते हुए कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे बूढ़ा, मूल शब्द को बूढ़ापा। उसके साथ साथ और एक शब्द है मोटापा। ये जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, इस प्रकार जब भी हम कुछ मूल शब्द को कुछ प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद त्व से बने पुल्लिंग शब्द देखिएगा। तो त्व प्रत्यय जोड़कर हम कुछ शब्द बनाते हैं। ये शब्द जो हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे महत्व, गुरुत्व आदि। इस प्रकार गुरु मूल शब्द है, इसको त्वा जोड़कर हम गुरुत्व कर दिए, यह जो है पुल्लिंग है। आई से बने स्त्रीलिंग शब्द, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्दों में कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अभी हम पुल्लिंग देखें इस प्रकार के। फिर त्वा के बाद हम देखेंगे विशेषण से संज्ञा शब्द जो बनाए हैं उनमें आई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए बुराई, बुरा, बुरा को आई जोड़कर बुराई कर दिए, यह जो है स्त्रीलिंग है। उसके बाद मीठा, मीठा को आई जोड़कर मिठाई किए, मिठाई जो है विशेषण से संज्ञा शब्द बनाए स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि मिठाई क्या है। नीचे विकल्प रहता है स्त्रीलिंग, फिर बाकी जो 3 विकल्प होंगे वो गलत होंगे, लेकिन आप वहाँ स्त्रीलिंग विकल्प को चयन करना होगा। जैसे वह विशेषण से संज्ञा बनाए हम लोग,
तो मिठाई जो है स्त्रीलिंग है। इस तरह ललाई, चिकनाई आदि जो हैं विशेषण से संज्ञा शब्द बनाए जो स्त्रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने में स्त्रीलिंग शब्दों में और एक प्रत्यय है माँ। उदाहरण के लिए नीलिमा, कालिमा, लालिमा, हरितिमा। इस प्रकार शब्द जो हैं मूल शब्द एक होगा, लेकिन माँ जोड़कर उसको हम स्त्रीलिंग बनाएं और इसको विशेषण कहते हैं। इस तरह और एक प्रत्यय है ई से बने स्त्रीलिंग शब्द, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी में आप लोग जानते ही हैं प्रत्यय बेकारी। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे सफाई, बीमारी, होशियारी, इस तरह बेकारी, बहादुरी आदि। कभी कभी एक शब्द ना देते हुए परीक्षाओं में 2 या 3 शब्द देते हैं, देकर यह शब्द इससे संबंधित है, यह कहते हैं, रिक्त स्थान देकर नीचे विकल्प होता है। और थोड़ा कठिन या गहरे रूप में अगर आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, तो यहाँ जोड़ी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक कोटि में, मतलब एक बाई ओर में दाईं ओर में कुछ शब्द देते हैं, उसको सुमेलित कीजिए, जोड़ी बनाइए, इस प्रकार। तो यहाँ कुछ स्त्रीलिंग शब्द होंगे, एक शब्द पुल्लिंग होंगे, कुछ दूसरे इससे संबंधित शब्द होंगे। इस प्रकार यहाँ जो सही विकल्प है, तो दाईं और बाईं ओर जोड़ी बनाते हुए नीचे फिर आपको 4 विकल्प देते हैं, फिर उल्टा सीधा हेरा फेरी जैसा देकर सही विकल्प का चयन करना होगा। इस प्रकार परीक्षार्थी जो हैं सरलता से कठिनता की ओर आगे बढ़ते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सरल होगा। परीक्षाओं से पहले तुरंत आप पुनस्मरण भी कर सकते हैं। उसके बाद संज्ञा को पन जुड़कर बने पुल्लिंग संज्ञा शब्द इस प्रकार होंगे। फिर एक बार दोहराऊंगा, जो संज्ञा शब्द हैं उसके साथ पन जुड़कर बने पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अभी शुरू में हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहें, प्रत्येक लिंग शब्द जो है संज्ञा है, मतलब संज्ञा के प्रत्येक शब्द के लिए कोई न कोई लिंग अवश्य होता है। ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा आपको लिंग पढ़ते समय। मतलब जितने भी संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं, प्रकार के लिए हम जितने भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो प्रत्येक संज्ञा शब्द जो है किसी न किसी लिंग कोटि में आएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, संज्ञा को पन जुड़कर बने पुल्लिंग शब्दों में बचपन, लड़कपन आदि, ये सब जो हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने कुछ शब्द सामने प्रस्तुत किए। इस प्रकार अगर आप सोचेंगे या शब्दकोश देखेंगे तो कई प्रकार के शब्द आपके मन में आएंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। संज्ञा को त्वा जुड़कर, मतलब संज्ञा शब्द को त्वा जोड़ते हुए बने पुल्लिंग संज्ञा शब्द। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पुल्लिंग शब्द के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। जैसे व्यक्तित्व, व्यक्तित्व शब्द के अंत में त्वा जोड़कर हम इसको पुल्लिंग संज्ञा शब्द बनाएं। इसी प्रकार मनुष्यत्व और दासत्व, इस शब्द जो हैं पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। त्वा प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग संज्ञा शब्द बनाए हैं। उसके बाद क्रिया को आई जोड़कर बने स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। अभी तक हम यहाँ पुल्लिंग शब्द देखें, फिर अभी क्या देख रहे हैं, क्रिया को। जैसे क्रिया शब्द जो भी होते हैं, क्रिया शब्दों को आई जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे पढ़ाई, कई बार आप लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। चढ़ाई, बुनाई और धुलाई आदि, इस प्रकार के शब्द जो हैं अंत में अगर आप ध्यान देंगे तो आई जुड़ता है, आई जुड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं इनको। ये सब जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। मतलब यहाँ थोड़ा अलग अलग उदाहरण देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग इस कार्यक्रम में
स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञा शब्दों पर ही ध्यान देना होगा। क्रिया को आहट जोड़ते हुए स्त्रीलिंग कुछ संज्ञा शब्द बनाते हैं हम लोग, जैसे बुनावट, सजावट, घबरावट, चिल्लाहट, खिलखिलाहट आदि। ये जो वर्तनी त्रुटि है यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बुनाहट, सजाहट, इस प्रकार घबराहट, चिल्लाहट, मतलब आहट जोड़कर हम यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बनाएं। यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण के शब्द जितने भी हैं ये सब जो हैं स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत। जैसे पाठ्यक्रम में दिया गया है लिंग, उसके बाद हमको वचन है, तो वचन के बारे में सामान्य जानकारी सभी परीक्षार्थियों को है। और संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सामान्य रूप से ये सामान्य परिभाषा है, ये मतलब संख्या सूचक, संख्या का बोध होता है जिस शब्द से, उसको हम वचन कहते हैं। प्रायः हिंदी में दो वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के संदर्भ में फिर एक बार परिभाषा के बारे में ध्यान देंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बकरी, टोपी, कपड़ा, लड़का आदि। ये जो उदाहरण के तौर पर जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये शब्द पढ़ने के बाद हमको सिर्फ संख्या का बोध होता है। ये सभी जो हैं संज्ञा शब्द हैं, मतलब संख्या का बोध जब होता है वह वचन कहलाता है। उसको हम एक वचन कहते हैं अगर एक ही संख्या का बोध हो। उसके बाद बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जिससे संज्ञा शब्द पढ़ते हैं हम या सोचते हैं, तो पढ़ने के बाद एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उस वस्तु से संबंधित, उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बकरियां, टोपियां, कपड़े, लड़के आदि जैसे शब्द जो हैं पढ़ते ही विशेष से संबंधित जानकारी तो अवश्य होंगे, लेकिन संख्या से संबंधित जानकारी भी साथ साथ महसूस होता है। उसके बाद बहुवचन के बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो बहुवचन जो है आदर के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे आदर सूचक शब्दों के लिए भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। जैसे गुरुजी आए, मेरे भाई साहब आए। इस प्रकार जो आए यहाँ वाक्य के अंत में जो शब्द हैं ये बहुवचन हैं, लेकिन यहाँ संख्या का बोध ना होते हुए लेकिन बड़ों के लिए आदर के रूप में प्रयोग करने के अर्थ में होता है। जिसे बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम हैं, तो ये जितने भी मुख्य नियम हैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थोड़ा मतलब सरलता से कठिनता की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे सरल प्राथमिक रूप से जो मुख्य बिंदु हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद थोड़ा विस्तार से अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जैसे पहला नियम है यहाँ, हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अत्यंत अंत्य आ के स्थान में ए लगाते हैं। जैसे एक वचन में आ है अंत में, तो बहुवचन में ए लगाते हैं। जैसे ये सब जानते हैं आप लोग, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, लोटा लोटे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे। इस प्रकार एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तन करना है तो पुल्लिंग शब्दों में यह परिवर्तन होता है। उसके बाद दूसरा नियम देखिए, अक्सर यह हम दैनिक जीवन में उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कुछ नियम मालूम होंगे। जैसे साला, भांजा, भतीजा, बेटा, पोता आदि जितने भी शब्द हैं इनको छोड़कर, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, साला, भांजा, भतीजा, बेटा, पोता जैसे जो भी शब्द हैं इनको छोड़कर शेष स्वजनवाचक और प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप
दोनों वचनों में एक ही रहता है। जैसे काका काका, एक वचन में भी काका, बहुवचन में भी काका। मामा एक वचन में भी वही है, मामा बहुवचन में भी वही है। इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वजनवाचक, प्रतिष्ठावाचक। अगर इस विषय को लेकर कुछ कठिन रूप में या थोड़ा जिसको हम गहन रूप में, जैसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत डीप है, तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न बनाना चाहता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, पहले एक वचन काका, बहुवचन काका, एक वचन मामा, बहुवचन में भी मामा, इस प्रकार शब्द देकर ये शब्द यह कहलाते हैं। तो आपको नीचे विकल्पों में स्वजनवाचक और प्रतिष्ठावाचक सही विकल्प देते हुए बाकी जो 3 हैं गलत विकल्प देते हैं। जब आपको ये इस प्रकार के शब्दों को स्वजनवाचक कहते हैं और प्रतिष्ठावाचक कहते हैं, इस प्रकार जानकारी जब आपके पास होंगे तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। सामान्य जानकारी तो है हमारे पास, काका काका एक वचन बहुवचन में वही होगा, मामा के लिए भी वही होगा, ये सामान्य जानकारी हमारे लिए। लेकिन इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को स्वजनवाचक, प्रतिष्ठावाचक शब्द कहते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्वजनवाचक, प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुल्लिंग शब्दों का संबंध इससे है। इस प्रकार भी प्रश्न बना सकते हैं। विकल्पों में आपके सामने मामा मामा होगा। उसके बाद दूसरे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कोई लोटा लोटे, कपड़ा कपड़े, इस प्रकार के उदाहरण भी देते हैं। तो यहाँ थोड़ा अलग है, काका काका या मामा मामा जैसे शब्दों को हम चयन करना होता है स्वजनवाचक या प्रतिष्ठावाचक आकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए। परीक्षार्थी ध्यान दें, इस प्रकार के थोड़ा अलग नियम, जो सामान्य जानकारी हम व्याकरण किताब पढ़ते हैं कोई भी, तो परिभाषा समझ में आता है हमको और कुछ उदाहरण भी समझ में आते हैं, लेकिन थोड़ा इस प्रकार के नियम से, प्राथमिक नियम से हट के थोड़ा गहन में अब अगर हम जाएंगे, इस प्रकार के बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। उसके बाद तीसरा नियम है, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संज्ञाएं हैं जिनका रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान रहता है। जैसे कुछ अन्य संज्ञाएं होते हैं, जैसे एक वचन में वही होगा, बहुवचन में भी वही होंगे, ये भी हम जानते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। घर घर, कवि कवि, आदमी आदमी, भाई भाई, साधु साधु, इस प्रकार जो भी उदाहरण हैं, एक वचन भी वही हैं, बहुवचन में भी वही होंगे। बहुवचन बनाने के नियमों में अगर आप ध्यान देंगे, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है, आकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द परिवर्तित होकर बहुवचन में एकारांत हो जाता है। शेष पुल्लिंग शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूपों में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार शब्दों में बिल्कुल अंतर नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद चौथा नियम है, स्त्रीलिंग व्यंजनांत शब्दों के बहुवचन रूपों के अंत में ये हो जाता है। जैसे उदाहरण देखने से आपको स्पष्ट होगा, स्त्रीलिंग व्यंजनांत शब्दों, किताब, उसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो किताबें, तो अंत में क्या जोड़ दिए? ए जोड़ दिए। आँख आँखें, गाय गायें, रात रातें। इस प्रकार जो भी स्त्रीलिंग व्यंजनांत शब्द है, मतलब किताब जो है स्त्रीलिंग व्यंजनांत शब्द है। कभी कभी प्रश्न बना सकता है इसी प्रकार भी, स्त्रीलिंग व्यंजनांत शब्द है, रिक्त स्थान देगा, तो वहाँ किताब। ये समझना चाहिए कि किताब शब्द जो है स्त्रीलिंग हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग व्यंजनांत दिया गया है। मतलब किताब में जो अल्पप्राण ब है ये व्यंजन है और ये व्यंजनांत है। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, आँख आँखें, गाय गायें, रात रातें। उसके बाद पांचवा नियम है, इकारांत और ईकारांत स्त्री संज्ञाओं को बहुवचन बनाने में ई को ह्रस्व करके अंत्य स्वर के पश्चात या जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण,
फिर एक बार दोहराऊंगा, ईकारांत और ईकारांत स्त्री संज्ञाओं को बहुवचन बनाने में ई को ह्रस्व करके अंत्यस्वर के पश्चात यहाँ जोड़ते हैं। जैसे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो संज्ञा शब्दों के अंत में, उनको जब हम बहुवचन बनाते हैं यहाँ हो जाता है। जैसे टोपी एक शब्द है, शब्द के अंत में क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है, तो उसको हम बहुवचन बनाना है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, टोपियाँ। इसी प्रकार रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, राशि राशियाँ। तो ध्यान दीजिए, मतलब रीति में ह्रस्व ई की मात्रा है, उसके बाद हम बहुवचन करना है तो यहाँ जोड़ देंगे, नदी नदियाँ, राशि राशियाँ। इस प्रकार परिवर्तन होता है वचन में परिवर्तन करते समय। उसके बाद या कारांत संज्ञाओं के अंत में या यहाँ हो जाता है। जैसे कोई शब्द के अंत में या है, मतलब बुढ़िया, अगर इसको हम ये एक वचन में है, उसको बहुवचन करना है तो बुढ़ियाँ आ जाएंगे, मतलब या के ऊपर चंद्रबिंदी, या जो है यहाँ के रूप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार डिबिया, इसका अगर हम बहुवचन करना है डिबियाँ, मतलब वर्तनी त्रुटि है। उसके बाद यहाँ गुड़िया गुड़ियाँ, खटिया खटियाँ। इस प्रकार जब हम एक वचन से बहुवचन करते हैं या कारांत शब्दों में, इस प्रकार परिवर्तन होता है। उसके बाद स्त्रीलिंग उकारांत और उकारांत तथा आकारांत शब्दों की बहुवचन संज्ञाओं में अंतिम उ हो जाता है और ये लगाना होता है। फिर एक बार, स्त्रीलिंग उकारांत और उकारांत तथा आकारांत शब्दों की बहुवचन संज्ञाओं में अंतिम उ हो जाता है और ये ए लगाना होता है। जैसे एक वचन बहुवचन में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए देखिएगा, बहु, बहु एक वचन है, इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो इस शब्द को हम बहुवचन करना है तो यहाँ ये आ जाएंगे, बहुएं। इसी प्रकार वस्तु, मतलब वास्तु है, इधर वर्तनी की त्रुटि है, यह वस्तु शब्द है। वस्तु जब हम बहुवचन करना है वस्तुएं हो जाएंगे। इसी प्रकार गौ, जानवर, गौएं। ध्यान दीजिएगा, गौ के लिए गौ एक वचन है, इसको अगर हम बहुवचन करना है गौएं हो जाएंगे। वधु, वधुएं, वधु में ह्रस्व उ की मात्रा है, इसको हम अगर बहुवचन करना है वधुएं हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रीलिंग उकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन करना है तो इस प्रकार परिवर्तन होता है। कुछ शब्दों के लिए आसान है, जैसे गौ है, गौएं के लिए थोड़ा सा कठिनाई महसूस करना होता है हिंदी भाषियों के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ शब्द मतलब नियम से हटके है, ये कुछ प्रत्येक भाषा जो है अपने में विशेषता पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक भाषा में जो नियम से इतर कुछ नियम होते हैं वह प्रायः हमेशा के लिए एक ही संदर्भ में प्रयोग करना होता है। उस प्रकार के शब्दों में अगर आप देखेंगे, उदाहरण देखिए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। इसमें जैसे पहला वाक्य है दशरथ ने प्राण त्याग दिए, इस वाक्य में प्राण और सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए, इसमें दर्शन शब्द। इस प्रकार यहाँ प्राण और दर्शन शब्द जो भी हैं, ये जो इस प्रकार के शब्द थोड़ा हट के एक वचन में प्रयोग ना करते हुए हम हमेशा के लिए बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। मतलब प्राण शब्द और दर्शन शब्द जो है एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह आंसू भी, हस्ताक्षर भी हमेशा के लिए
बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्रश्न बना सकते हैं यहाँ भी, जैसे प्राण शब्द है, हमारे जैसा हिंदी भाषियों के लिए प्राण किस रूप में प्रयोग होता है, इसमें बहुवचन क्या है? बहुवचन शब्द है, रिक्त स्थान देता है प्रश्न में, नीचे विकल्प होते हैं, एक उसमें प्राण है। तो इस प्रकार आप लोग बाकी अन्य जो गलत विकल्प हैं उसको चयन ना करते हुए प्राण विकल्प को ही चयन करना होता है, इस थोड़ा अलग नियम के अंतर्गत। जैसे हमेशा के लिए इस प्रकार के शब्द जो हैं बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अंतिम बिंदु इस विषय के अंतर्गत, जैसे कारक। जैसे व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम हैं, इसमें अंतिम है कारक। अगर आप इस परिभाषा के अंतर्गत ध्यान देंगे तो इस प्रकार होगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। परिभाषा पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे संज्ञा या सर्वनाम, मतलब कोई भी वाक्य में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिस रूप से उसका संबंध, मतलब संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उसका संबंध जो है उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। प्रकाशित होना मतलब उसके साथ संबंध स्थापित होना, मतलब संबंध स्थापित होते हुए उसमें अर्थ परिवर्तन होता है और वाक्य का अर्थ में भी विस्तार होता है। भाषा में सरलता महसूस करना होता है, कभी कभी एक अलग अर्थ में प्रयोग करने का मौका भी मिलता है कारकों के द्वारा। कभी कभी परीक्षार्थी ध्यान दें, हमको निर्धारित पाठ्यक्रम में यह भी दिया गया कि परिभाषाएं दिया हुआ है। परिभाषा देते हुए ऐसा भी प्रश्न बनाता है प्रश्न पत्र बनाने वाला, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे डैश कहते हैं। मतलब एक शब्द, मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसको हम कारक कहते हैं। मतलब नीचे हमारे व्याकरणिक अंशों से संबंधित विकारी हो या अविकारी हो, इनके जितने भी हम प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उससे संबंधित 3 गलत विकल्प होते हैं, एक कारक सही विकल्प होगा, तो वहाँ आप लोग कारक विकल्प का ही चयन करना होता है। इस प्रकार कारक से संबंधित परिभाषा है। जैसे राधा ने फल खाया, बच्चे से गिलास टूट गया। इन वाक्यों में राधा और बच्चे जैसे संज्ञा शब्दों का संबंध जो है खाया, टूट गया क्रियाओं के साथ सूचित करता है। कारक के 8 प्रकार हैं, इनके नाम और कारक चिन्ह देखिएगा। कर्ता कारक है, उसका चिन्ह है ने। कर्म कारक है को। करण कारक है से। संप्रदान कारक से। अपादान कारक से। संबंध का के की। अधिकरण में पर। संबोधन है हो ए अरे। इस प्रकार अगर आप कर्ता कारक पर ध्यान देंगे, क्रिया के जिस रूप से वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक उसको कहते हैं क्रिया के जिस रूप से वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, मतलब जो क्रिया है उस वस्तु का विषय में विधान होता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का सोता है, नौकर ने काम किया। उसके बाद कर्म कारक, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे क्रिया का व्यापार जो है, व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, सूचित करने वाले संज्ञा शब्द को हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे लड़का घोड़े को पीटता है, राम मोहन को बुलाता है, ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है। उसके बाद करण कारक,
करण कारक संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे क्रिया के साधन का बोध होना चाहिए, मतलब क्रिया का जो साधन है उसका बोध होता है जिस शब्द से, उस शब्द को हम, उस संज्ञा शब्द को हम करण कारक कहते हैं। जैसे वह तांगे से स्टेशन पहुंचा, सिपाही चोर को रस्सी से बांधता है, यह जो है करण कारक के उदाहरण हैं। उसके बाद संप्रदान कारक, जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसी वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। फिर दोहराऊंगा, जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसी वाचक संज्ञा को, संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे तुमने राम को पुस्तक दी, यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक, संज्ञा के उस रूप को अपादान कारक कहते हैं जिससे क्रिया के अलावा की सूचना मिलती है, अर्थात वस्तु से दूसरी वस्तु के पृथक होने की सूचना मिलती है, उसे हम संप्रदान कारक, अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, मतलब पेड़ से फल गिरा हम दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। बंदूक से गोली चली, ये दो वाक्य जो हैं अपादान कारक के उदाहरण हैं। उसके बाद संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उसे, उस रूप को हम संबंध कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप का संबंध जो है दूसरी वस्तु को सूचित करता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह लड़के की पुस्तक है, पुस्तक किसकी है? लड़के की है, यह संबंध सूचित करता है। राम का कुत्ता अच्छा है, मतलब कुत्ता किसका है? राम का है, तो दोनों का संबंध है, सूचित करता है, यह जो है संबंध कारक है। उसके बाद अधिकरण कारक, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उस रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उस रूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है? वन में रहता है। उसके बाद बंदर पेड़ पर चढ़ा, कहाँ चढ़ा? पेड़ पर चढ़ा, यह जो है अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब संबोधन करना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, इस तरह के जो भी शब्द हैं वह संबोधन कारक हैं। इसके लिए उदाहरण हैं, अरे लड़के इधर आओ, हे ईश्वर रक्षा करो। इस प्रकार हम पुकारते हैं, किसी को बुलाने का जो सूचित करते हैं उसको हम कारक, संबोधन कारक कहते हैं। फिर अगले कार्यक्रम के साथ एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।